Hello everyone, this is Shubham Chopra and I welcome you all to my channel Man of Law. A quick introduction about me. I am an advocate and I practice across Delhi NCR across various courts and forums which include the Honorable Supreme Court of India, the Honorable High Court of Delhi, various authorities like RERA Authority. Then I also practice before various consumer forums across Delhi NCR, and I also practice before the National Company Law Tribunal and National Company Law Appellate Tribunal. एज यू गाइज नो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ आर रेरा सीरीज़। और पहले पार्ट में हमने रेरा का एक छोटा सा ओवरव्यू लिया था। हमने जाना था कि रेरा एक्ट क्या है, रेरा एक्ट क्यों आया और रेरा एक्ट आने से लोगों को फ़ायदा क्या हुआ। आज हम और डिटेल में रेरा एक्ट के बारे में जानेंगे। हमने पिछली वीडियो में रेरा के पर्पस की भी जानने की कोशिश की थी कि रेरा का ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेरा एक्ट। और इस ऑब्जेक्टिव को हमने रेरा के फर्स्ट पार्ट में देख लिया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेरा एक्ट, तो आप मेरी इस वीडियो सीरीज़ के पार्ट 1 को देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेरा एक्ट। नाउ इन दिस सेकेंड वीडियो वी गोना डिस्कस मोर अबाउट द प्रोविजंस ऑफ रेरा। ये जो रेरा एक्ट है ये डिवाइडेड है टोटल 10 चैप्टर्स के अंदर। हर चैप्टर अलग अलग चीज़ को डिस्कस करता है। जैसे हम चैप्टर फर्स्ट की बात करें तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसके नीचे लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी। तो ये रेरा के बेसिक्स को डील करता है। इस चैप्टर के अंदर जितने भी सेक्शंस हैं ये प्रिलिमिनरी सेक्शंस हैं, ये रेरा के बेसिक चीज़ों की बात करते हैं। ये 10 चैप्टर्स डिफरेंट चीज़ों की बात करते हैं। हमें ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा चैप्टर किस बारे में बात करता है, लेकिन कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हम अच्छे से देख सकते हैं। हमने ओवरव्यू में ये बात कवर नहीं की, लेकिन आज हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, रेरा एक सेंट्रल एक्ट है। सेंट्रल एक्ट का मतलब इसे भारत की पार्लियामेंट में बनाया गया है और पार्लियामेंट में पास किया गया है। पार्लियामेंट में हमारे भारत की कौन होता है, लोकसभा, दूसरी होती है राज्यसभा और तीसरे होते हैं प्रेसिडेंट। तो बेसिकली ये एक्ट को पहले लोकसभा में पास कराया गया, राज्यसभा में पास कराया गया और प्रेसिडेंट से भी इसको एसेंट दिलवाया गया। सो इट इज़ अ सेंट्रल एक्ट, यानी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। लेकिन हमें पता है हमारा जो देश है इंडिया, इट इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स हैं। कि एक्ट सेंट्रल एक्ट है, लेकिन एक्ट के अंदर लिखा गया है कि जो रूल्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगी। तो इसका मतलब डिफरेंट रेरा, जैसे हरियाणा हमारे पास है जहाँ एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट हब है गुड़गांव, तो हरियाणा अपने में रेरा वहाँ पे कैसे काम करेगी, हरियाणा अपने रूल्स बनाएगी। ऐसे ही हमारे पास उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत रियल एस्टेट बड़ा हब है नोएडा, वहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने रूल्स बनाती है। तो यहाँ पे एक्ट हो गया रेरा एक्ट 2016 या रेरा 2016। पिछली वीडियो में हम डिस्कस किया था हम रेरा के आगे एक्ट क्यों लिखते हैं। ए का मतलब एक्ट है, तो पिछली वीडियो से देखा जा सकता है। सो दो एक्ट इज कॉल्ड रेरा एक्ट 2016, लेकिन रूल्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हरियाणा रेरा रूल्स 2017, ऐसे ही उत्तर प्रदेश रेरा रूल्स ऑफ 2017 एंड 2019 के भी हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र रेरा रूल्स, ऐसे ही कर्नाटका रेरा रूल्स, ऐसे ही तमिलनाडु रेरा रूल्स। तो ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स के अपने अपने रूल्स हैं और वो रूल्स क्या करते हैं, रेरा की वर्किंग बताते हैं कि ये रेरा जो उनके स्टेट की है अपनी अपनी वर्किंग कैसे करेगी। एवरी स्टेट हैज़ अ सेपरेट रेरा अथॉरिटी, सेपरेट रेरा अथॉरिटी। तो ऐसा नहीं है। नाउ लेट्स गो ऑन द एक्ट इटसेल्फ। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ रेरा एक्ट, जिसमें टोटल 3 सेक्शंस हैं। अब हम तीनों सेक्शंस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन हमारे पास क्या है, तो सेक्शन 1 ऑफ हम एक्ट पढ़ रहे हैं। अब सेक्शन को पढ़ने से पहले एक सेक्शन का टाइटल है, सेक्शन का टाइटल भी हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें सेक्शन थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि सेक्शन वो बना किस लिए है। तो सेक्शन का टाइटल हमारे यहाँ पास यहाँ लिखा हुआ है। सेक्शन का टाइटल कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, कि ये सेक्शन में क्या क्या बताया गया है। पहले तो सेक्शन में टाइटल बताया गया है, दूसरा एक्सटेंट बताया गया है और तीसरा कमेंसमेंट यानी शुरू कब हुआ था वो सब बताया
बताया गया है। तो कुछ ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाली चीज़ है नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है दिस एक्ट में बी कॉल्ड रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 जिसे हम आम भाषा में रेरा कह देते हैं, RERA। और ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, इसीलिए रेरा के आगे कई बार क्या लिख देते हैं हम, रेरा एक्ट, तो वो भी सही है। तो बड़ी उसमें बोले तो ये है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो उसको बोल देते हैं रेरा एक्ट या फिर रेरा, ठीक है। दूसरा, इस एक्ट का एक्सटेंट का है, तो लिखा है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये एक्ट 2016 का है, तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो पुराने सभी एक्ट्स में लिखा होता था। उसके बाद क्या कहता है, कमेंसमेंट, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन डेट ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि ये एक्ट उस दिन लागू होगा, उस दिन फोर्स में आएगा। किस दिन फोर्स में आएगा, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं की, किसकी बात की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट। तो सिंपल सी बात है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 2016 में आ चुका है। प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड एनी रेफरेंस or any provision of commencement of the act shall be construed as a reference to coming into force of that provision। कि ये एक्ट मल्टीपल पार्ट्स में भी गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो मैंने पहले बताया कि कुछ पार्ट ऑफ जो एक्ट है वो 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ था और कुछ पार्ट जो है 17 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो अल्टीमेटली दिस एक्ट हैज़ कम इनटू फोर्स, टुडे वी आर इन 2024, और ये ऑलरेडी एक्ट सारा का सारा पिक्चर के अंदर है, इट हैज़ ऑलरेडी बीन कमेंस्ड और ये इट इज़ देयर इन फोर्स। अब आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशंस। डेफिनेशंस आर द कोर पार्ट ऑफ द एक्ट। अगर आपको किसी भी एक्ट को समझना है तो आपको उसके अंदर वो जो चीज़ें लिखी हैं वो समझ में आनी चाहिए। अब बहुत सारे एक्ट्स में वो चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं, लेकिन यहाँ हमें याद रखने की ज़रूरत है, हम एक एक्ट पढ़ रहे हैं जो स्पेशल बना है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। तो बहुत सारी टर्म्स हैं जो सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में यूज़ होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी अगर हम इस एक्ट को सीखना चाहते हैं, एंड दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू दिस सेक्टर कॉल्ड रियल एस्टेट सेक्टर। सो सबसे पहले इसमें एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद एडवर्टीजमेंट है, ये अभी नहीं पढ़ेंगे। ये सारी टर्म्स जो हैं हम तब पढ़ेंगे जब हम वो वाला सेक्शन पढ़ेंगे, और दोबारा से मैं आपको वापस से इस डेफिनेशंस के सेक्शन पर लेके आऊँगा दोबारा से वो टर्म पढ़ने के लिए, जब वो सेक्शन में आएगी। जैसे ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो टर्म है, जब सेक्शन 71 आएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो एडवर्टीजमेंट टर्म है, जब मेरे पास सेक्शन नंबर 12 आएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अग्रीमेंट फॉर सेल, ये सेक्शन 13 आएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। अब जो हम पहली टर्म आज सीखने जा रहे हैं उस टर्म का नाम है अलॉटी। दिस इज द फर्स्ट टर्म वी आर लर्निंग टुडे। तो सबसे पहले देखिए, जब भी रियल एस्टेट सेक्टर की बात हो रही है, ये एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक और बिल्डिंग है, और एक हाई राइज टावर एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का नाम मान लीजिए मैंने लिख दिया अमांता, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम है अमांता। अब यहाँ ये जो बिल्डर है जो इस अमांता नाम के प्रोजेक्ट को बना रहा है, इस बिल्डर का नाम है लेट्स से RR प्रॉपर्टीज। अब आपने क्या किया, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। दो तरह से इन्वेस्ट हो सकता है, या तो आपने इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टेज पर इन्वेस्ट कर दिया कि अभी ये बना भी नहीं है, ये बनेगा, लेकिन आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, एक घर खरीद लिया है, ठीक है, पहले ही, अभी चाहे ये प्रोजेक्ट बना नहीं है। या फिर ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुका है और आपने इसमें एक यूनिट खरीद ली, ठीक है। तो आप लोगों को जनरल भाषा में तो पता है कि जो प्रोजेक्ट में मैंने यूनिट ले ली है, मुझे क्या बोलेंगे, होम बायर बोलेंगे। आई एम अ बायर, ठीक है, बायर का नाम है SH। सो ये जो SH होम बायर है, इसने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, जिस प्रोजेक्ट का नाम अमांता है, और इसका प्रोजेक्ट का जो बिल्डर है उसका नाम है RR प्रॉपर्टीज। अलॉटी इन रिलेशन टू अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली हम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की बात करें जिसका नाम अमांता है, मीन्स द पर्सन, ये कौन है, अलॉटी वो एक आदमी है, एक पर्सन है। कौन पर्सन है, टू हुम अ प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग एज द केस में बी हैज बीन अलॉटेड, सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर्ड बाय द प्रमोटर।
ठीक है। तो ये जो प्रमोटर था, इस प्रमोटर ने क्या किया, होम बायर को ये यूनिट या तो अभी अलॉट की है। अलॉट कब कर सकता है, जब ये प्रोजेक्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। तो ये बिल्डिंग जब बनी ही नहीं है, अगर ये बिल्डिंग अगर बनी ही नहीं है तो इसके अपार्टमेंट को बेचा तो जा नहीं सकता। तो इसके अपार्टमेंट को जब तक बेचा नहीं जा सकता तो क्या किया जा सकता है, अलॉट किया जा सकता है कि ये अपार्टमेंट अलॉटेड है आपके नाम पे, एसएच के नाम पे। जब ये बन जाएगा आई विल सेल इट, तो मैं इसको सेल कर दूंगा या इसकी सेल कर दूंगा। तो जब भी ये कोई प्लॉट या अपार्टमेंट या बिल्डिंग या तो अलॉट कर दी जाती है या बेच दी जाती है या ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ठीक है, या तो अलॉट हो गई या सेल हो गई, ये बिल्डिंग मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गई या इसका एक अपार्टमेंट या एक प्लॉट मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गया। किसने किया, बाय द प्रमोटर। किसको किया, उस पर्सन को किया। किसको किया, मुझे किया था ना, मैं था होम बायर नेम जिसका एसएच था। तो ये जो पर्सन है जिसके नाम पे भी ये तीन चीज़ें हो रखी हैं, या तो अलॉटमेंट हो रखी है या बिल्डिंग या अपार्टमेंट कुछ भी सेल हुआ है या ट्रांसफ़र हुआ है, तो इस होम बायर को, इस पर्सन को क्या बोलेंगे, अलॉटी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन अलॉटी, ठीक है। दिस इज नॉट जस्ट इट, इसमें और भी कुछ है। ये तो पहला पार्ट हो गया डेफिनेशन का। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन। अब इसमें और कौन पर्सन आएगा, who subsequently acquires the said allotment through sale, transfer or otherwise, but does not include a person to whom such plot, apartment or building as the came may be given on rent। अब इसी सिनेरियो में आते हैं। अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद ही मैंने ये फर्दर, मेरा जो प्लॉट था या अपार्टमेंट था, लेट्स से मेरे नाम पे एक अपार्टमेंट था, इस अपार्टमेंट को मैंने सेल कर दिया किसी और को जिसका नाम है RS। तो अगर मैंने सब्सिक्वेंट सेल भी कर दी, मेरी जगह मैंने ये अपार्टमेंट किसी और को बेच दिया, तो इस व्यक्ति को भी क्या बोलेंगे, अलॉटी बोलेंगे। तो देन दिस सब्सिक्वेंट पर्सन जिसके नाम पे सब्सिक्वेंट सेल हुई है, ही विल ऑल्सो बी द अलॉटी। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हमने सेल की जगह करके, मान लीजिए मेरा मन किया, मैंने अपने अपार्टमेंट को रेंट कर दिया किसी और पर्सन के नाम पे जिसका नाम AP था, क्या इसको भी अलॉटी बोलेंगे? तो एक्ट स्पेसिफिकली बोलता है कि इस पर्सन को हम अलॉटी नहीं बोलेंगे। अलॉटी हम सिर्फ उसको बोलेंगे जिसके नाम पे क्या हुई है, सब्सिक्वेंट सेल हुई है। रेंटेड जिसके नाम पे है, ही इज नॉट एन अलॉटी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अलॉटी। कुछ लंबी चौड़ी बात है नहीं, तो हमने एक डेफिनेशन आज सीख ली, हु इज एन अलॉटी। आगे हम देखते हैं अगली डेफिनेशन जिसका नाम है अपार्टमेंट। अपार्टमेंट क्या है, वेदर कॉल्ड ब्लॉक, चेम्बर, ड्वेलिंग यूनिट, फ्लैट, ऑफिस, शोरूम, शॉप, गोडाउन, premises, सूट, टेनेंटमेंट यूनिट और एनी अदर नेम means a separate or self-contained part of an immovable property, including one or more rooms or enclosed spaces located on one or more floors or in a building or in land, or intended to be used for residential or commercial use such as residence, office, shop, showroom, godown, carrying or any business occupation। सिंपलर प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात है, जो आपको पता है, आप लोग जिस भी चीज़ को अपार्टमेंट की तरह यूज़ करते हैं उसको अपार्टमेंट बोलते हैं। अब वो बोल रहा है अपार्टमेंट क्या है, कोई भी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के एक ब्लॉक को मान लीजिए, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, उस बिल्डिंग में एक जगह है ब्लॉक, या एक छोटा सा चेम्बर बना दिया, या एक रहने के लिए यूनिट बना दी, या एक फ्लैट बना दिया, या एक ऑफिस बना दिया। ऑफिस को भी ये एक्ट क्या बोलता है, अपार्टमेंट बोलता है। शोरूम बना दिया, शॉप बना दी, गोडाउन बना दिया, प्रीमाइसेस बना दिया, सूट बना दिया, टेनेंटमेंट बना दी, यूनिट बना दी, कुछ भी, या फिर और भी कोई नाम है, इन सब को ये एक्ट क्या रिकॉग्नाइज करता है, ये एक्ट बोलता है उस सब को कॉमनली क्या बोला जा सकता है, अपार्टमेंट बोला जा सकता है। तो एक टर्म यूज़ कर दी कि चाहे आप उसको यूनिट बोल रहे हो, चाहे आप उसको घर बोल रहे हो, चाहे उसको ऑफिस बोल रहे हो, चाहे उसको शोरूम बोल रहे हो, तो बिल्डिंग में चाहे वो कमर्शियल है, जैसे ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनती है। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना, एक मॉल बना, तो उसमें छोटे छोटे क्या है, शॉपिंग मॉल में बहुत सारे शॉपिंग स्पेसेस हैं, ठीक है। उस शॉपिंग स्पेसेस को भी इस एक्ट में कवर करेगा और इस एक्ट में उसको क्या बोलेंगे, अपार्टमेंट बोलेगा। और बहुत बार आप देखते हो कि मॉल के अंदर कुछ तो ऐसे शॉप्स होती हैं, ठीक है, जो एरिया एलोकेटेड होता है, लेकिन बहुत बार कहीं जो आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो बीच में जो खाली एरिया होता है, यहाँ पे भी
ये खाली स्पेस किसी किसी छोटे छोटे ब्रांड को दे दी जाती है, जैसे मामा अर्थ की शॉप लग जाती है या कैंडी, शुगर, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स जो हैं बीच में शॉप नहीं होती उनके पास, लेकिन फ्लोर पे ही ऐसे जगह पे बीच में अपनी एक शॉप लगा लेते हैं। यानी उनको एक शॉप तो अलॉट नहीं हुई है, लेकिन एक छोटा सा एरिया अलॉट हो गया है। तो इस एरिया को भी हम क्या बोलते हैं इस एक्ट में, इट विल बी कॉल्ड एन अपार्टमेंट एंड इट विल कम अंडर द परव्यू ऑफ दिस एक्ट। उसके बाद ट्रिब्यूनल क्या है? ट्रिब्यूनल हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको फर्दर डिस्कस करेंगे जब ट्रिब्यूनल की बात किसी सेक्शन में आएगी। उसके बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, बहुत जगह पे एक्ट में गवर्नमेंट वर्ड यूज़ होगा, तो गवर्नमेंट वर्ड का कुछ भी मीनिंग हो सकता है। गवर्नमेंट वर्ड का मीनिंग लेजिस्लेचर हो सकता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी हो सकता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली मीन्स हो सकता है, स्टेट भी मीन्स हो सकता है। सो गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के लिए यूज़ हो सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी आर नॉट रीडिंग इट। उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्किटेक्ट। कह रहे हैं आर्किटेक्ट कौन है, तो इतना दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है। आर्किटेक्ट इज एन एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर एज एन आर्किटेक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्किटेक्ट्स एक्ट। अब आपको आर्किटेक्ट्स एक्ट खोल के देखने की जरूरत नहीं है कि आर्किटेक्ट एक्ट के अंदर क्या लिखा है, आर्किटेक्ट की डेफिनेशन क्या है, वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। आर्किटेक्ट नॉर्मल आर्किटेक्ट होता है, जिसे आपको पता है, जिन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की होती है और उसकी डिग्री ले रखी होती है, तो उसको आर्किटेक्ट बोलते हैं। अथॉरिटी हमने फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था, हमने पिछली बार देखा था रेरा एक्ट का पर्पस क्या है। तो रेरा एक्ट का पर्पस है एक ऐसी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना जो पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को मॉनिटर करे, ठीक है, और उसको आगे बढ़े, प्रमोट करे, और जो भी रियल एस्टेट डिस्प्यूट्स आ रहे हैं उसको हैंडल करे। तो हमने एक ऐसी अथॉरिटी देखी थी, उसी अथॉरिटी को, जिस अथॉरिटी को ये एक्ट इस्टेब्लिश करता है, उसे कह देते हैं रेरा अथॉरिटी। रेरा अथॉरिटी के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यू सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। वी हैव डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज़ अथॉरिटी और उसके पर्पस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और अथॉरिटी को हम आम भाषा में क्या बोल देते हैं, रेरा अथॉरिटी। उसके बाद बिल्डिंग क्या है, इंक्लूड्स एनी स्ट्रक्चर और इरेक्शन। तो बिल्डिंग की तो डेफिनेशन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है बिल्डिंग क्या होती है। कोई भी बिल्डिंग एक स्ट्रक्चर बना दिया, चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पसेस जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स हो सकते हैं, अपार्टमेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए, चाहे कमर्शियल पर्पसेस के लिए, तो आपको मालूम ही है बिल्डिंग क्या होती है, तो बिल्डिंग की डेफिनेशन इतनी ज़रूरी नहीं है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट इज़ हेयर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इट इज़ कॉल्ड कारपेट एरिया। इसके पीछे बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, तो कारपेट एरिया इज समथिंग दैट वी नीड टू रीड। ये प्रोजेक्ट का एक टावर है, इसमें ये 6 घर हैं, तो 6 अपार्टमेंट्स हैं इस पूरे टावर में। इसमें से एक अपार्टमेंट आपका है, तो ये अपार्टमेंट मेरा है। मान लीजिए मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे, मेरी ड्राइंग स्किल्स इतनी अच्छी तो नहीं है, बट आई मेड ए स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपका अपार्टमेंट का पूरा मैप मैंने बना दिया है, दो आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट, बट एक रफ स्केच मैंने आपको बना दिया। तो ये पूरा घर आपको मिलेगा। अब ये जो पिंक से मैंने चीज़ बनाई है, ये आपकी बैल्कनी है। ये एक कमरे की बैल्कनी है, दूसरे कमरे की, तीसरे कमरे की बैल्कनी, और एक किचन के साथ आपकी थोड़ी सी बैल्कनी दे रखी है। तो ये पूरे फ्लैट का जो मेन डोर है, वो ये मेन डोर है, आपकी एंट्री यहाँ से है। तो अब ये कारपेट एरिया क्या है, तो पहले कारपेट एरिया पढ़ते हैं और फिर इस मैप में समझेंगे व्हाट इज़ द कारपेट एरिया। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ कारपेट एरिया, means the net usable floor area of an apartment excluding the area covered by external walls, area under service shafts, exclusive of balcony or veranda area, and exclusive open terrace area, but includes the area covered by the internal partition walls of the apartment। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। ये आपका पूरा का पूरा फ्लैट था, ये जो ब्लैक से बनी हुई थी ये इसकी एक्सटर्नल वॉल थी, और ये जो पिंक वाली थी वो इसकी बैल्कनीज थी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो एरिया है, नेट यूजेबल एरिया, जिस भी एरिया को आप यूज कर सकते हैं, दैट इज योर कारपेट एरिया ऑफ द फ्लैट। अब आप लोग कहेंगे कि हम ये वाला एरिया यूज कर सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कारपेट एरिया, ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन वो स्पेसिफिकली क्या बोल रहा है
कि जो एरिया है ऑफ द आउटर वॉल्स, ये जो आउटर वॉल्स का एरिया है, इस वॉल चौड़ी होगी, इस वॉल के नीचे वाला एरिया इज नॉट कारपेट एरिया, इसको कारपेट एरिया नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हम नहीं बोल रहे, तो ये जो ब्लैक वाली वॉल्स का एरिया हम इसको कारपेट एरिया नहीं बोल रहे, तो हम सिर्फ अंदर वाले एरिया को क्या बोल रहे हैं, कारपेट एरिया। अब क्वेश्चन आता है कि अंदर भी तो वॉल्स होंगी, तो मान लो अंदर पार्टीशन की वॉल्स हैं, एक कमरे की वॉल है, दूसरे कमरे की वॉल है, कैसे भी वॉल है, कहीं दरवाज़ा भी होगा, कहीं ऐसे बंद तो नहीं होगा, तो क्या इस वॉल के नीचे वाला एरिया कारपेट एरिया नहीं है? वो बोल रहा है नहीं, सिर्फ जो बाहर की वॉल्स के नीचे वाला एरिया है दैट इज़ नॉट कारपेट एरिया, लेकिन जो अंदर की वॉल्स के नीचे वाला एरिया है दैट विल कम अंडर द परव्यू ऑफ कारपेट एरिया। फिर स्पेसिफिकली बोल रहा है कि जो बैल्कनी का एरिया है, हालांकि आप इसको यूज कर पा रहे हैं, लेकिन दिस एरिया विल ऑल्सो नॉट बी कॉल्ड द कारपेट एरिया। कारपेट एरिया का मतलब क्या हो गया, सिर्फ ये अंदर वाला एरिया, चाहे वो वॉल्स के अंदर आ रहा है या नीचे आ रहा है, लेकिन ये उसके अंदर क्या क्या नहीं है, अंदर वाला एरिया तो है लेकिन आउटर वॉल्स का एरिया नहीं है, बैल्कनी का एरिया नहीं है। किसका एरिया है, अंदर की वॉल्स का एरिया, और अंदर का सारा यूजेबल एरिया है। सो दिस एरिया इज कॉल्ड कारपेट एरिया। तो आपको भी कल को घर खरीदना है तो ये वाला एरिया समझने की ज़रूरत है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि दिस विल बी कॉल्ड कारपेट एरिया, और इसी पे आपको आपका फ्लैट अपार्टमेंट बेचा जाएगा। उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं, विल रीड द एक्सप्लेनेशन। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन एक्सक्लूसिव बालकनी और वेरेंडा एरिया विच मीन्स द area of balcony or veranda as the case may be, which is appurtenant to the net usable floor area meant for the exclusive use of the lottery, or exclusive open terrace area means the area of open terrace which is appurtenant to the net usable area of the flat meant for the exclusive use of the lottery। तो सिंपल सी है, बैल्कनी एरिया के बारे में बोल रहा है कि बैल्कनी का एरिया चाहे आपका नेट यूजेबल एरिया है, आप ही तो यूज़ करेंगे, कोई बाहर वाला तो आके आपकी बैल्कनी यूज़ नहीं करेगा, तो ये बैल्कनी का एरिया भी आपका ही है, ये भी यूजेबल एरिया होना चाहिए। बट वो बोल रहा है कि दो इट इज़ यूजेबल एरिया बट इट इज़ एक्सक्लूसिव ऑफ द कारपेट एरिया। चेयरपर्सन की डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा एरिया जो हम आज पढ़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड कॉमन एरिया। कॉमन एरिया हमें आज जानना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद हम और कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद हम बाकी सब के बारे में हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। मान लीजिए आपका ये रियल एस्टेट पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आपका एक टावर है, ये एक और टावर है, और इसके बीच में ये सारा ग्रीन एरिया है, यहाँ पे हरियाली ही हरियाली है आपके, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आपका। बीच में सड़कें भी निकल रही हैं लोगों के यूज़ के लिए, गाड़ियों के निकलने के लिए, कहीं पे यहाँ पे फाउंटेन लगा है, पानी निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। अब आपका कारपेट एरिया मैंने आपको समझा दिया था कि ये आपका कारपेट एरिया होने वाला है। ये आपका घर था, इस घर से नीचे आने के लिए यहाँ पे कहीं आपके प्रोजेक्ट में ये लिफ्ट लगा होगा, ठीक है, कहीं यहाँ पे स्टेयरवेल लगा होगा, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बीच में कॉरिडोर्स होंगे जहाँ आप चल के अपने पहुँच जाएंगे, ठीक है, एक मकान से दूसरे मकान पे जाने के लिए, चलने के लिए। तो वो बोल रहा है ये सारा एरिया जो आपका कारपेट एरिया नहीं है, ठीक है, जो आपके घर के बाहर का एरिया है, ये आपके फ्लैट के बाहर का एरिया जो है, जिसमें आपके स्टेयरवेल्स आते हैं, लिफ्ट लॉबीज आते हैं, कॉरिडोर्स आते हैं, ग्रीन एरिया आता है, रोड आता है, ये फाउंटेन्स पार्क्स आते हैं, आपका जो टेरेस बना हुआ है, टेरेस का एरिया आता है, क्योंकि टेरेस का एरिया तो सबके लिए है ना, ओपन, आप टेरेस पे जा सकते हैं सबके लिए, तो ये टेरेस का एरिया आता है। इस बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट भी बना होगा, जिसमें बेसमेंट भी है, बेसमेंट का एरिया आता है, ठीक है, और वॉचमैन के लिए यहाँ पे क्वार्टर्स बने होंगे, ठीक है, और बहुत सारे सर्विस स्टाफ आते हैं, उनके लिए वॉशरूम्स बने होंगे, उनके लिए सामान रखा होगा, जेनिटर रूम बना होगा जहाँ झाड़ू वगैरह पड़ी होगी जो प्रोजेक्ट को साफ़ करने के लिए है। तो ये जो सारा एरिया है जो सब लोग साथ में यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं, एक्सक्लूसिवली आपका नहीं है। आपका एक्सक्लूसिव एरिया कौन सा है, कारपेट एरिया, जो सिर्फ आपका और आपके परिवार का है, या फिर आप जिसको परमिशन दे उसका है, कोई बाहर वाला उसको यूज़ नहीं कर सकता, दैट इज़ योर कारपेट एरिया। उसके अलावा जितना एरिया है प्रोजेक्ट में, ये सब जो डिस्कस हुआ है दैट इज़ कॉल्ड कॉमन एरिया, दिस इज़ कॉल्ड कॉमन एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट। और इसके बाद आपको एक और चीज़ समझनी चाहिए जो इस
एक्ट में चाहे नहीं लिखी हुई, लेकिन हर रियल एस्टेट इन्वेस्टर को या स्टूडेंट को ये बात पता होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सुपर एरिया। इसको आम भाषा में समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए पूरा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर टोटल 10 अपार्टमेंट्स हैं। अब जो रूल्स कहते हैं या गवर्नमेंट नॉर्म्स कहते हैं कि आपने ये पूरा का पूरा अपार्टमेंट लिया, लेकिन मान लीजिए अगर आप अलग से घर लेते, ये 10 लोग एक अलग से नॉर्मल तरीके से घर लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ छोटे शहरों में घर होते हैं, हर एक का एक अपना घर होता, तो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बना होता घर का वो भी इनका होता, और जो लैंड होती जिस घर पे ये लैंड बना हुआ है वो लैंड भी इनकी बिलोंग होती, ये घर भी इनका और ये लैंड भी इनकी। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जहाँ एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है तो क्या होगा, तो क्या होता है वो बोलते हैं कि ये जो घर है ये भी आपका है, और घर का एक प्रोपोर्शनेट एरिया ऑफ योर हाउस, प्रोपोर्शनेट लैंड वो भी आपका है। सिंपल भाषा में बताएं तो अगर जब भी कोई व्यक्ति हाई राइज बिल्डिंग्स में घर लेता है तो उसको फ्लैट तो मिलता ही है, लेकिन उसको पूरे प्रोजेक्ट में एक छोटा सा लैंड का पार्सल भी मिलता है, लैंड पार्सल। ठीक है, अब ये लैंड पार्सल क्या है, अब मैं कल को सोचूं कि अच्छा ये लैंड पार्सल अब वो किस किस को मिलेगा, इन सब 10 घर वालों को मिलेगा, और कितना मिलेगा डिपेंड करेगा, जिसका जितना कारपेट एरिया होगा उसको उसी प्रोपोर्शन में, उसको उतने ही भाग में एक एक लैंड पार्सल मिल जाएगा। अब कल को मैं सोचूं क्या मैं ये लैंड पार्सल बेच सकता हूँ, तो ये लैंड पार्सल नहीं बिक सकता। क्या मैं लैंड पार्सल डिमार्केट कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे अपनी ईंट ला करके एक दीवार बनवा सकता हूँ, वो भी नहीं कर सकता। सिर्फ नाम के लिए आपका एक घर है, और जितना बड़ा आपका घर है या जितना छोटा आपका घर है प्रोजेक्ट में, उसके प्रोपोर्शन में आपका एक लैंड पार्सल भी है, वो है ना। तो आप उसको डिमार्केट कर सकते हैं ना आप उसको बेच सकते हैं। वो कितना बड़ा है, जितना बड़ा आपका घर है उतने ही प्रोपोर्शन में, जैसे मान लीजिए ये घर ये सारे घर बराबर एरिया के हैं, तो जब सारे घर का प्रोपोर्शन बराबर है तो उनको लैंड पार्सल भी क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो हर एक के पास एक घर हो गया और हर एक के पास एक लैंड पार्सल हो गया, दैट इज डन। ठीक है, अब वो लैंड पार्सल कितना है जो भी है, तो यानी आपको अपना कारपेट एरिया तो मिला ही मिला, लेकिन कॉमन एरिया में भी एक हिस्सा मिल गया। तो व्हाट यू आर गेटिंग व्हेन यू आर पेइंग फॉर योर हाउस, यू आर गेटिंग योर अपार्टमेंट, और आपके अपार्टमेंट में आपको क्या मिलता है, कारपेट एरिया। ठीक है, और दूसरा आपको क्या मिलता है, ये लैंड पार्सल। अब ये लैंड पार्सल कहाँ है, कितना है, कोई नहीं बताता। तो नॉर्मल अगर भाषा में बोलूँ, बाकी बचा हुआ एरिया जो आपका कारपेट एरिया नहीं था, मैंने अभी ऊपर बताया कि जो एरिया आपका कारपेट एरिया नहीं है, जो एरिया आपके बाहर का एरिया है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कॉमन एरिया बोलते हैं। यानी आपको कारपेट एरिया तो मिला ही मिला, लेकिन कॉमन एरिया में भी एक हिस्सा मिल गया। कारपेट एरिया मिला और क्या मिला, कॉमन एरिया मिला। डिपेंडिंग कितना मिला, जितना आपका कारपेट एरिया का प्रोपोर्शन था, हिस्सा था, उसके हिस्से के हिसाब से आपको एक कॉमन एरिया भी मिल गया। तो ये जो कारपेट एरिया, मान लीजिए आपके घर का एरिया था 500 स्क्वायर मीटर, और जो आपको कॉमन एरिया अलॉट हुआ अपने हिसाब से जो भी हुआ वो हुआ 200 स्क्वायर मीटर। लेट्स से एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो टोटल एरिया आपको कितना मिला, तो आपको टोटल एरिया मिला 700 स्क्वायर मीटर्स, और इस एरिया को हम बोलते हैं सुपर एरिया। क्वेश्चन आता है क्या मैं कारपेट एरिया में कुछ भी कर सकता हूँ, क्या अपना मैट बिछा सकता हूँ, सोफ़ा बिछा सकता हूँ, बेड बिछा सकता हूँ, तो बिल्कुल जी, कारपेट एरिया में आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका घर है, आप बेड बिछाइए, सोफ़ा बिछाइए, कुछ भी यहाँ पे बिछाइए। लेकिन क्या कॉमन एरिया में आप यहाँ पे पलंग बिछा सकते हैं या स्टेयर्स पे पलंग बिछा सकते हैं, नहीं। कॉमन एरिया सिर्फ नाम का है, आपको मिला है, लेकिन आप इसको कॉमन सबके साथ यूज़ कर सकते हैं, कुछ अपना पर्सनल यूज़ इसका नहीं कर सकते। लेकिन इन दोनों के सम को, इन दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, सुपर एरिया। एंड दैट वाज टुडेज वीडियो।
आगे की वीडियो को हम आगे डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस इन अनदर पार्ट्स। आज के लिए हमने थोड़ी सी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, एक्ट वगैरह का नाम पढ़ा है, आगे हम और डेफिनेशंस देखेंगे, लेकिन कल से या अगली वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, एक्ट में और क्या क्या ज़रूरी प्रोविजंस हैं, विल स्टडी एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको एक्ट के बारे में और जानना है और या फिर दूसरे एक्ट्स के बारे में जानना है तो स्टे ट्यून्ड for the next part in the video series. Thank you.